अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद ज़हरा वान। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 2 की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ चार्ज इन कैथोड रेज। तो हमें पता है कि कैथोड रेज के ऊपर जो चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज होता है। अगर हम कैथोड रेज की प्रोडक्शन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें तो कैथोड रेज किस तरह प्रोड्यूस होती हैं। विलियम क्रोक्स ने सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट करके इनको प्रोड्यूस किया था। अगर हम एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब लें और उसके अंदर हम लोग गैस के प्रेशर को कम कर दें और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स हम लोग हाई वोल्टेज का अप्लाई करें, तो जिस तरह ही अंदर करंट प्रोड्यूस होगा तो हमारे पास कुछ कलर्ड रेज प्रोड्यूस होंगी कैथोड की सरफेस से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैथोड की सरफेस से हमारे पास कलर्ड रेज प्रोड्यूस हुई हैं, तो इन रेज को हम लोग कैथोड रेज का नाम देंगे। जे जे थॉमसन ने इनका चार्ज टू मास रेशियो डिटरमिन किया था, जो कि 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम था। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन्स हो तो उनके ऊपर जो चार्ज है वो 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, गिव द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ही पढ़ा है कि कैथोड रेज किस तरह प्रोड्यूस होती हैं। इनकी सबसे पहली करेक्टरिस्टिक इस डायग्राम के जरिए मैं आपको बता दूं। ये जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, ये हमने इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। जब हम इन रेज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो जाते हैं, जो ये शो कराते हैं कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो सबसे पहली जो इनकी करेक्टरिस्टिक है वो यही है कि कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। दूसरी यहाँ पे मैंने एक करेक्टरिस्टिक डिस्कस की है कि ये मूव करती हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ कैथोड। ये हमारे पास कैथोड पड़ा हुआ है और ये रेज इस कैथोड से परपेंडिकुलर मूव कर रही है, इस तरफ को मूव कर रही है। इसके बाद क्या है कि ये जिस भी चीज़ के ऊपर गिरती हैं उस चीज़ का टेम्परेचर बढ़ा देती हैं। नेक्स्ट है कि लाइट प्रोड्यूस होती हैं जब ये हिट करती हैं डिस्चार्ज ट्यूब की वाल्स को। अगर इनके रास्ते में हम लोग कोई ओपैक ऑब्जेक्ट रख दें तो उस ऑब्जेक्ट का शैडो क्रिएट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका एक करेक्टरिस्टिक है कि जो इनकी नेचर है ये डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस और डिस्चार्ज ट्यूब। मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि ये दो चीज़ों पे इंडिपेंडेंट होती है। कैथोड रेज नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं करती और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पर डिपेंड नहीं करती। नो मैटर्स आप डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जौन सी मर्जी गैस ले लें, कैथोड रेज की नेचर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर हम कैथोड रेज के रास्ते में कोई पिन व्हील या पैडल रख दें तो वो पैडल रोटेट करना शुरू हो जाएगा, जिससे ये प्रूव होता है कि कैथोड रेज मेयर लाइट नहीं है बल्कि ये स्पेसिफिक पार्टिकल्स हैं, ऐसे पार्टिकल्स जिनका अपना मास है, वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी है और मोमेंटम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाएं। उन्होंने हमें फॉस्फोरस का एक आयन दिया हुआ है। ये एक ट्राईफॉस्फाइड आयन है जिसके ऊपर -3 चार्ज है। जो इसका -3 चार्ज है ये इंडिकेट कर रहा है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया हुआ है। तो हमने इसमें से फाइंड क्या करना है। पहले पार्ट ए है, हमने बताना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। पहले इस आयन को आप देख लें। ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ये इसका अटोमिक नंबर है और जो ऊपर दिया हुआ है ये इसका मास नंबर। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हम देख लेते हैं कितने हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें 15 है, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स गेन करे या लॉस करे अपने वैलेंस शेल से तो इस चीज़ का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 15 ही रहेंगे। लेकिन जब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग जो 3 इलेक्ट्रॉन्स फॉस्फोरस ने अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए गेन किए हैं हम उनको भी ऐड करेंगे तो हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स टोटल होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने का हमारे पास इजी फार्मूला है कि एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को हम लोग माइनस कर दें तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। इसी क्वेश्चन का पार्ट बी है कि इस आयन का नाम क्या है। तो इस आयन का नाम है फॉस्फाइड आयन। पार्ट सी में उन्होंने हमें कहा है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें। अगर हम इसकी शेल्स में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो इसकी पहले के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और एम शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे।
और इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सब शेल्स में करें तो 1s में 2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, इस तरह इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। नेक्स्ट उन्होंने हमें कहा है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कौन सी नोबल गैस से मैच कर रही है, तो हमें पता है कि ये आर्गन से मैच कर रही है। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफरेंशिएट बिटवीन शेल एंड सब शेल। इसको ये डिफरेंस पढ़ने से पहले मैं आपको एक डायग्राम से इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दूं। जो हमारे पास शेल्स होती हैं इनको हम लोग ऑर्बिट भी कहते हैं या एनर्जी लेवल भी कहते हैं। इस शेल्स को हम कह सकते हैं कि शेल या ऑर्बिट ऐसी चीज़ को कहते हैं न्यूक्लियस के गिर्द जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ये हमारे पास शेल्स हैं। नंबर ऑफ शेल्स 1 से लेके इन्फिनिटी तक होते हैं और जिस तरह नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं वैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज करते हैं। जैसे आप देखें फर्स्ट शेल जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। इसी तरह जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेंगे तो उन शेल्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज करेंगे और जौन सी शेल्स न्यूक्लियस के करीब होती हैं उनको हम लोग लोअर शेल्स कहेंगे और उनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम होगी, जबकि जो हायर शेल्स हैं वो वाली शेल्स जो न्यूक्लियस से दूर होंगी उनको हम लोग हायर शेल्स कहते हैं और उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी भी हाई होगी। यहाँ पे देख लें इस डायग्राम में आप देख लें कि जो फर्स्ट शेल है इसको हम के शेल के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड शेल को एल शेल के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, थर्ड को एम शेल एंड एन शेल, और इस तरह ये शेल जो हमारे पास है ये इन्फिनिटी तक जाती है। अब सब शेल के बारे में देख लें। सब शेल को हम लोग सब ऑर्बिट भी कहते हैं या सब एनर्जी लेवल भी। शेल्स जो होती हैं वो सब डिवाइड होके सब शेल्स बना देती हैं। ये आप देखें जो हमारे पास के शेल है इसके अंदर एक सब शेल है 1s। जो हमारे पास एल शेल है इसके अंदर 2 सब शेल्स हैं 2s और 2p। एम शेल के अंदर 3 सब शेल्स हैं 3s, 3p एंड 3d। जो फोर्थ शेल है उसके अंदर हमारे पास 4 सब शेल्स हैं 4s, 4p, 4d और 4f। इसके आगे जितनी भी शेल्स हैं उस सब में हमारे पास 4 ही सब शेल्स होंगी, सिर्फ उनका जो कोफिशिएंट नंबर है वो चेंज होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम फिफ्थ शेल का कहेंगे तो उसमें 5s, 5p, 5d, 5f होगा। इसी तरह अगर सिक्स्थ शेल है तो उसमें 6s, 6p, 6d, 6f इस तरह से होगा। ये देख लें एक शेल है उसके अंदर एक सब शेल आई है, सेकेंड शेल के अंदर 2 सब शेल्स आ गई और 3 सब शेल्स। अब हम अपने डिफाइंस की तरफ आ जाते हैं। ये जो डिफरेंस पेपर में आपने किस तरह से लिखना है, शेल को हम डिफाइन इस तरह करेंगे फिक्स सर्कुलर ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ऐसे सर्कुलर ऑर्बिटल्स जिनकी खास किस्म की एनर्जी इनके पास होती है उनको हम लोग शेल्स कहते हैं। और सब शेल क्या होता है कि शेल डिवाइड होगी, सब डिवीजन ऑफ शेल जो है उसको हम लोग सब शेल कहेंगे। पॉइंट नंबर 2 है कि इमेजिनरी पाथ है ये न्यूक्लियस के गिर्द जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, जबकि जो सब शेल है ये लोकेशन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। मैं एग्जांपल्स आ जाएंगी कि के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। इसकी एग्जांपल्स में आ जाएंगी एस सब शेल, पी, डी एंड एफ सब शेल। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। उन्होंने हमें एक एलिमेंट दिया हुआ है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है और हमने इसकी शेल्स में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है। तो सबसे पहले के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एम शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे पास एक एलिमेंट भी होता है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, उसका नाम है क्लोरीन। हम कह सकते हैं कि ये क्लोरीन एटम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। यहाँ पे उन्होंने हमें एल्यूमिनियम आयन दिया हुआ है लेकिन ये उसका ट्राई पॉजिटिव आयन है। जो एल्यूमिनियम होता है उसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, इसमें 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन इस आयन में ऊपर +3 चार्ज जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर दिए, इसलिए इसके अंदर अब सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। तो हम इन 10 इलेक्ट्रॉन्स के मुताबिक इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। सबसे पहले शेल्स में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह से होगी। के शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एल शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इसी तरह सब शेल में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2 एंड 2p6।
इस तरह से होगी। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि ये जो सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये एक नोबल गैस की भी सेम कन्फिग्रेशन है, वो है नियॉन नोबल गैस। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ट्राई पॉजिटिव आयन जो है एल्यूमिनियम का, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नियॉन से रिलेट करती है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, उन्होंने हमें मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताई है और इसके पार्ट ए में उन्होंने हमसे पूछा है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमें पता है इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस डायग्राम से अगर हम देखें तो मैग्नीशियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और थर्ड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट बी में उन्होंने हमसे पूछा है कि इसकी आउटर मोस्ट शेल के कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से देख सकते हैं कि जो इसकी फर्स्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो सेकेंड शेल है इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ये हमारे पास के शेल होगी, ये हमारे पास एल शेल होगी, ये वाली हमारे पास एम शेल होगी। इसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो 3s ऑर्बिटल में है। हम कह सकते हैं कि जो इसके आउटर मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन है वो एम शेल की 3s ऑर्बिटल में है। नेक्स्ट वो हमसे पूछ रहे हैं कि मैग्नीशियम अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज क्यों करता है। मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। इसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे देखते हैं कि जो मैग्नीशियम है ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स को हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी कहते हैं। इन एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, इनका एटॉमिक साइज बड़ा होता है, जिसकी वजह से ये इजीली इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं। तो इसी वजह से जो मैग्नीशियम है ये इजीली अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन बना देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, what will be the nature of charge on an atom when it loses an electron or when it gains an electron। हमें पता है कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है तो वो पॉजिटिव चार्ज बन जाता है और उसको हम लोग कैट आयन कहते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए हैं, पोटाशियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। और नेक्स्ट जो है हमें पता है कि अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो अब हम इसको एनायन बोलते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, क्लोराइड आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन है, आयोडाइड आयन। क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर व्हाट पर्पस यूरेनियम 235 इज यूज्ड। ये आपकी बुक पे पेज नंबर 40 पे एक न्यूक्लियर रिएक्शन दिया हुआ है। इस न्यूक्लियर रिएक्शन में हमारे पास यूरेनियम और न्यूट्रॉन्स का रिएक्शन है। हम लोग स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स की जब बम्बार्डमेंट कराएंगे यूरेनियम 235 पे तो ये हमारे पास 2 आइसोटोप्स में टूट जाएगा, बैरियम और क्रिप्टॉन। इसके साथ साथ ये एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज करता है। ये रिएक्शन दिया हुआ है और 3 न्यूट्रॉन्स भी यहाँ से रिलीज होते हैं। तो जो सी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हमें हमें मिल रही है वो हीट एनर्जी बॉयलर के अंदर जो वाटर है उसको बॉयल करने में हमारी हेल्प करेगी। वो वाटर बॉयल होकर स्टीम बना देगा, ये वाली स्टीम यूज़ होगी टरबाइन को रन करने के लिए और वहाँ से हमारे पास पावर जनरेशन होती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है यूरेनियम के ज़रिए। तो यूरेनियम का यूज़ यही है कि इससे हम लोग टरबाइंस में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं और ये सबसे पीसफुल यूज़ है एटॉमिक एनर्जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, एक पेशेंट है उसका गोइटर है, उसका गोइटर हम लोग किस तरह डिटेक्ट करेंगे। हम लोग आयोडीन 131 के आइसोटोप को हम लोग यूज़ करते हैं ट्यूमर्स को डिटेक्ट करने के लिए। गोइटर होती क्या चीज़ है, जब ह्यूमन ब्लड में आयोडाइड आयन की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारा थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है और इस डिजीज़ को हम लोग गोइटर कहते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हुआ है और ये गोइटर की डिजीज़ है। हम इसकी ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस आयोडीन 131 आइसोटोप से करते हैं। आयोडीन 131 का जो आइसोटोप है ये 2 तरह की रेडिएशंस एमिट करता है, एक बीटा माइनस रेडिएशंस जो ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है और गामा रेज जो डायग्नोसिस करती है ट्यूमर का। क्वेश्चन नंबर 11 है, गिव 3 प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज। पॉजिटिव रेज की 3 प्रॉपर्टीज। पॉजिटिव रेज को हम लोग कैनाल रेज भी कहते हैं। इस डायग्राम में देख लेते हैं कि पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस किस तरह होती हैं। ये जो हमारे पास नेगेटिव है ये हमारे पास कैथोड रेज हैं, जो कैनाल रेज हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस की थी। ये कैनाल रेज जब गैस के मॉलिक्यूल्स को
एक डिस्चार्ज ट्यूब में हिट करती हैं तो गैस का मॉलिक्यूल आयनाइज हो जाता है और वो पॉजिटिव आयंस उसके बनते हैं। इन पॉजिटिव आयंस को हम लोग पॉजिटिव रेज भी कहते हैं या किनाल रेज भी कहते हैं। जब ये रेज एक होलो कैथोड से पास आउट होती हैं और ये वाल को हिट करती हैं डिस्चार्ज ट्यूब की, तो ये हमारे पास लाइट प्रोड्यूस करती हैं। तो इनकी पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि ये मूव कर रही हैं ऐसी डायरेक्शन में कैथोड रेज के ऑपोजिट डायरेक्शन में। कैथोड रेज कैथोड एनोड की तरफ मूव कर रही हैं, जबकि पॉजिटिव रेज जो है ये कैथोड की तरफ मूव कर रही है। दूसरी प्रॉपर्टी यह है कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और जो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये मेन डिफरेंस है पॉजिटिव रेज और केनाल रेज के दरमियान। केनाल रेज जो हमारे पास हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ी थी वो इंडिपेंडेंट होती हैं नेचर ऑफ गैस यूज के, लेकिन जो हमारे पास पॉजिटिव रेज हैं ये डिपेंड करती हैं नेचर ऑफ गैस के। नेचर ऑफ गैस पे किस तरह डिपेंड करती हैं, इस रिलेशनशिप से आप इसकी डिपेंडेंस देखें कि मोलर मास ऑफ गैस जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है चार्ज ओवर मास रेशो के, पॉजिटिव रेज के चार्ज ओवर मास रेशो के। यानी कि डिस्चार्ज ट्यूब में हमने जो सी गैस यूज़ की है उसका मोलर मास जितना कम होगा हमारे पास पॉजिटिव रेज का चार्ज टू मास रेशो उतना ही ज़्यादा आएगा। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा चार्ज टू मास रेशो लें तो हम लोग को चाहिए कि सबसे कम मोलर मास वाली हाइड्रोजन गैस यूज़ करें डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। ये यहाँ पे एक मिस्टेक हुई हुई, यहाँ पे चार्ज टू मास रेशो आना। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बुक में पेज नंबर 32 पे दिया हुआ है। रदरफोर्ड था कौन? रदरफोर्ड ने हमें न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन रदरफोर्ड ने हमें बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम्प्लीटली नहीं बताया था। कि कुछ सपोजिशंस हैं, इसके डिफेक्ट्स हैं, हम देख लेते हैं। पहली बात तो यह है कि हम लोग सपोज कर लें कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्टेशनरी हैं या फिक्स्ड हैं अराउंड द न्यूक्लियस। अगर वो स्टेशनरी हैं तो जो हैवी चार्ज है न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, वो उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस तरह एटम्स कोलैप्स हो जाएंगे। पहली बात ये रदरफोर्ड ने हमें बताई थी, लेकिन ऐसा नहीं होता, एटम्स कोलैप्स नहीं करते। दूसरी सपोजिशन हमें इसने दी थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस और ये कंटिन्यूसली इमिट आउट कर रहे हैं लाइट को। लेकिन ये वाली सपोजिशन भी गलत है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली लाइट एनर्जी को इमिट करते रहें तो ऑर्बिट का रेडियस बहुत छोटा होता जाएगा, और ऑर्बिट का रेडियस छोटा होने से अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में फाल कर जाएगा और एटम कोलैप्स हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर इस दुनिया के सारे एटम कोलैप्स हो जाए तो ये यूनिवर्स ही ना रहे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सारे जो है रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स हैं, और ऐसी बात नहीं है। और दूसरा, इसने हमें कॉन्टिन्यूस एटॉमिक स्पेक्ट्रम का कहा था, लेकिन वहाँ पे लाइन स्पेक्ट्रम होता है, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 13 है ये इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रहता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है या एनर्जी इमिट कर रहा है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? बोहर के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक एक इलेक्ट्रॉन जब एक पार्टिकल अपने ऑर्बिट में होता है तो उस टाइम ना वो एनर्जी लॉस कर रहा होता है और ना ही एनर्जी गेन कर रहा होता है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी उस वक्त इमिट करता है जब वो अपने, फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है हमारे पास, ये हमारे पास ऑर्बिट है। अगर एक इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट की तरफ आता है तो वो एनर्जी इमिट करेगा। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट की तरफ जंप करता है तो उस वक्त वो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन अपने एक पार्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर रहे तो उस वक्त उसकी एनर्जी कांस्टेंट होती है, ना वो एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है और ना वो एनर्जी गेन कर रहा है। और इसके साथ ही हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, ताकि मैं आपको इससे बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करूं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।